प्रोप्रानोल जो कि एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, एस्थेमिक पेशेंट को देने से शदीद एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं, यानी कि सांस की नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों हो जाती हैं, या फिर इससे एस्थेमिक अटैक क्यों होता है। जिसका रीज़न समझते हैं। पहले तो ये समझ लें कि बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे पास 3 जनरेशन होती हैं उनकी, 3 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर्स में, लेकिन हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स को हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, यानी कि उन पर रिसर्च हुई और पता चला कि ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स मोर्टेलिटी के रेट को कम करते हैं। बाकी ड्रग्स भी हमारे पास हैं, लेकिन इनका यूज़ हम बोल सकते हैं नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास मीटोप्रोलोल, जो कि हमारे पास सेकंड जनरेशन की है, मीटोप्रोलोल सक्सिनेट सेकंड जनरेशन की। इस तरीके से मैं बात करूँ बिसोप्रोलोल, ठीक है, मेरे पास ये भी सेकंड जनरेशन की है। इस तरीके से बात करूँ कार्बिडिलोल, कार्बिडिलोल भी हमारे पास थर्ड जनरेशन की है। ठीक है, और नेबिवोलोल, नेबिवोलोल भी हमारे पास क्या है, थर्ड जनरेशन की। ठीक है, तो ये ड्रग्स हमारे पास हैं कुछ जिनको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम याद कैसे रखेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स ड्रग है। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर जो ड्रग होती है उनके आखिर में क्या आता है, आपको LOL दिखेगा, LOL। ठीक है, यानी कि उनका सुफिक्स क्या होगा, LOL, जैसे कि मीटोप्रोलोल, कार्बिडिलोल, हर ड्रग के आखिर में क्या आएगा, LOL आएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपको याद नहीं होता कि कौन सी सिलेक्टिव है, कौन सी नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, हर ड्रग का नाम नहीं याद करना कि ये सिलेक्टिव है। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं इनके बारे में बताना, जैसे मीटोप्रोलोल सेकंड जनरेशन के और बिसोप्रोलोल सेकंड जनरेशन के, कार्बिडिलोल थर्ड जनरेशन के। ठीक है, ये सिलेक्टिव है नहीं है, ठीक है, बस ये बताना चाहिए। लेकिन एक ट्रिक भी हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए से लेकर, जिसका नाम ए से आ रहा है, ठीक है, और बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, या जिसका नाम बी से आ रहा है और बीटा ब्लॉकर है, और इस तरीके से हमारे पास एम तक। ठीक है, जितनी भी हमारे पास ड्रग्स होंगी, जितनी बीटा ब्लॉकर्स होंगी, ठीक है, वो जो होती हैं ज़्यादातर क्या होती हैं, वो होती हैं सिलेक्टिव होती है, यानी कि बीटा 1 पे काम करती है। किस पे काम करती है, बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है, हार्ट पर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एन से लेकर जेड तक, यानी कि जिसका नाम एन से आ रहा है बीटा ब्लॉकर का, जिसका नाम पी से आ रहा है, क्यू से आ रहा है, पूरा जेड तक, सो ऑन। ठीक है, बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ये होती है नॉन सेलेक्टिव। क्या होती है, नॉन सेलेक्टिव, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे काम करती हैं। ठीक है, बीटा 1 कहाँ होता है, हार्ट पर होता है, बीटा 2 कहाँ होता है, लंग्स पर होता है। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, प्रोप्रानोल हमारे पास जो है, ठीक है, ये एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, यानी कि ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे काम करती है। अब बीटा 1 जो होता है हमारे पास हार्ट पर होता है, हम ये जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है, और इसके जो मसल्स हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट्स, यहाँ पर होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली, और हम बात करें ऐसे नोड, AV नोड जो होता है उनकी मेम्ब्रेन्स पर होता है। ठीक है, और इस बीटा 1 रिसेप्टर का काम क्या होता है कि हार्ट रेट को बढ़ाना, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि हार्ट की खून को पंप करने की सलाहियत को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, और बीटा 2 कहाँ होते हैं, बीटा 2 होते हैं लंग्स पर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, ये लंग्स की जो ब्रंकियल स्मूथ मसल होती है ना, उसकी मेम्ब्रेन पर होते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन पर होते हैं। ठीक है, इनका नेचुरल काम क्या होता है कि सांस की नालियों को क्या करना, यानी कि एयर फेस को क्या करना, डायलेट करना, खुला करना, ताकि जो ऑक्सीजन है वो बआसानी हमारे पास इन नालियों से पास आउट हो। ठीक है, लेकिन तो जो हमारे पास प्रोप्रानोल ड्रग है ये इन दोनों पे क्या करती है, काम करती है। देखिए होता है क्या हमारे पास एट दी मॉलिक्यूलर लेवल बात करें अगर हम, तो रिसेप्टर जो होते हैं हमारे पास इसकी तरह होते हैं, चाबी और ताले की तरह होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के जो नेचुरल लीगेंड्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें एपिनेफ्रिन की, बात करें नॉर एडिनिन की, बात करें नॉर एपिनेफ्रिन वगैरह की। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं। ठीक है, और ये रिसेप्टर को देखेंगे, बीटा रिसेप्टर को देखेंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कोई भी हो सकता है रिसेप्टर। ठीक है, इनको देखेंगे और यहाँ पर आके क्या लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आके लगेंगे तो जो काम था वो काम स्टार्ट हो जाएगा, जिनका काम था, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएंगी, सांस की नालियाँ खुल जाएंगी। अगर हार्ट पे लगा है तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से अगर हम बात करें बीटा ब्लॉकर्स, अब ये ड्रग हमारे पास, इसकी जो शक्ल होती है ना, इसकी शक्ल, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो लगता है ऐसा एपिनेफ्रिन जैसा है, लेकिन असल में एपिनेफ्रिन नहीं है ये। ठीक है, ये बेसिकली एंटागोनिस्ट होती है। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, ये ये बीटा रिसेप्टर था, यहाँ पर जाके लग के ये कोई एक्टिवेशन ट्रिगर नहीं करेगी, बल्कि क्या कर देगी, इस जगह को ब्लॉक कर देगी। क्या कर देगी, ब्लॉक। इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर यही क्लियर करते हैं कि लंग्स में आखिर होता क्या है। देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मली क्या होता है, हमारे लंग्स के ये स्मूथ मसल्स हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इनमें क्या लगे होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, जब सिंपैथेटिक सिस्टम से ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो GS प्रोटीन पाथवे फॉलो होता है। GS प्रोटीन पाथवे, एस का मतलब है स्टिमुलेटरी। एस का मतलब क्या है, स्टिमुलेटरी। जब ये हमारे पास प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, ठीक है, यानी कि स्टिमुलेटरी प्रोटीन है, जब एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, हमारे पास एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है एडिनोलाइट साइक्लेस। ठीक है,
ये एंजाइम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में ये होगा, ये एंजाइम क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट करेगा, CAMP में, CAMP यानी कि साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी कि फिर हमारे पास क्या होगा, सेल के अंदर क्या हो जाएगी, CAMP की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, CAMP क्या हो गई, अमाउंट बढ़ गई। हाई CAMP लेवल क्या करेगा, ये प्रोटीन काइनेज ए को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, पूरी चेन चलती है, क्या होगा, अब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन काइनेज ए जो हमारे पास है, PKA शॉर्ट में लिख सकती हूँ, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए ये दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा हमारे पास, ये सेल के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को बढ़ा देगा, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेल्युलर कैल्शियम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेकंड काम क्या करेगा, ये सेकंड काम करेगा, जो मायोसिन लाइट चेन होती है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, इसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होती है। जब इसको इनहिबिट कर दिया और सेल के अंदर कैल्शियम को बढ़ा दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगी, ब्रोंको डायलेशन, सांस की नालियाँ क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। अब इस कंडीशन को फर्ज करें कि अब क्या ड्रग इस्तेमाल किया गया, प्रोप्रानोलोल ड्रग इस्तेमाल किया गया। तो ये ड्रग क्या करेगा, हमारे पास ये एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे जाके लगेगा। जब बीटा 2 पे जाके लगेगा तो हमारे पास क्या कर देगा, ये इस रिसेप्टर पे जाके खुद बैठ जाएगा। जब यहाँ जाके खुद बैठ गया तो इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी हो रही थी वो कहानी नहीं होगी, यानी कि पूरा रास्ता जो हो रहा था, ये पूरा जो पाथ फॉलो हो रहा था वो नहीं होगा, यानी कि CAMP बनना खत्म हो जाएगा। CAMP नहीं बन रहा तो PKA हमारे पास नहीं एक्टिवेट हो रहा। जब ये एक्टिवेट नहीं हो रहा तो सेल के अंदर कैल्शियम नहीं बढ़ा, जब सेल के अंदर कैल्शियम नहीं बढ़ा तो ये हमारे पास नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि स्मूथ मसल हमारे पास जो रिलैक्सिंग सिग्नल रिसीव कर रहे थे अब वो लूज़ कर देंगे। अब फर्ज करें एक पेशेंट जो है एस्थेमिक पेशेंट है, उसने ये ड्रग ली हुई है, तो होगा कि हमारे पास देखें एस्थेमिक जो पेशेंट होते हैं उसके लंग्स जो होते हैं पहले से इन्फ्लेम होते हैं, यानी कि सूजे हुए होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। उन्हें खुले रखने के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस बीटा 2 की जो रिलैक्सिंग टोन है उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हमने क्या कर दिया, हमारे लंग्स में देखें M3 जो मस्कुरानिक रिसेप्टर हैं वो भी होते हैं, जो कि एसिटाइलकोलिन से एक्टिवेट हो रहे होते हैं। एसिटाइलकोलिन से एक्टिवेट होकर क्या कर रहे होते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि सांस की नाली को तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नॉर्मल सांस का रास्ता है, ठीक है, सांस की नाली है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के सिग्नल रिसीव हो रहे थे, हम जानते हैं, ठीक है। रिलैक्सिंग भी सिग्नल और हमारे पास और कॉन्स्ट्रक्शन वाला सिग्नल भी, यानी कि सांस की नाली को तंग करने वाला। रिलैक्सिंग सिग्नल जो होता है कौन दे रहा होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। कौन दे रहा होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। और जो सांस की नाली को तंग करने वाला हमारे पास सिग्नल दे रहा है वो कौन दे रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, यानी कि बीटा रिसेप्टर वाला, ठीक है, सॉरी हाँ बीटा रिसेप्टर वाला सिंपैथेटिक में, ठीक है। तो जब प्रोप्रानोलोल हमारे पास ड्रग ने क्या किया, इस सिंपैथेटिक इस रिलैक्सिंग पाथ को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, फुली ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बिल्कुल डोमिनेट हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि सिंपैथेटिक ने ब्लॉक कर दिया। अब ये डोमिनेट कौन सा होगा, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेट हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, ये तो सांस की नाली को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। आप खुद सोचें, हमारे पास जब ये डोमिनेट हो गया, सांस की नाली को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, ब्रोंकोस्पाज्म। और पहले से ही क्या है, सांस की नाली सूजी में इन्फ्लेम्ड है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास एस्थेमिक पेशेंट में जो कंडीशन होती है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और इसी बात को हम एस्थेमिक अटैक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई एस्थेमिक पेशेंट था, ठीक है, उसको एस्थमा अटैक आ गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस ड्रग के यूज़ करने से एस्थेमिक अटैक आ गया तो क्या करेंगे, उसको सैल्ब्यूटामोल देंगे या नहीं देंगे। सैल्ब्यूटामोल हम जानते हैं, सैल्ब्यूटामोल क्या होती है, सैल्ब्यूटामोल जिसको हम वेंटुलिन इनहेलर भी बोलते हैं, वेंटुलिन इनहेलर, ठीक है। ये क्या होती है, यहाँ पे वेंटुलिन जो इनहेलर होती है हमारे पास, ये एक बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, बीटा 2 एगोनिस्ट, यानी कि बीटा 2 रिसेप्टर को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, रिसेप्टर है ना इसको एक्टिवेट करती है, ठीक है। अब प्रोप्रानोल जो ड्रग थी हमारे पास, इसने क्या कर दिया है, इस बीटा 2 रिसेप्टर को क्या कर दिया है, मजबूती से आके बैठ गया है, ठीक है, यानी कि इसको ब्लॉक कर दिया है। तो अगर प्रोप्रानोलोल लेने के बाद मरीज़ को अटैक आया, एस्थेमिक अटैक आया और आपने क्या कर दिया, वेंटुलिन इनहेलर यूज़ कर लिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिसेप्टर जो है पहले से ही ऑक्यूपाई है, उसको किसने ऑक्यूपाई किया है, प्रोप्रानोल ने, ड्रग ने ऑक्यूपाई किया। इसीलिए इस प्रोप्रानोल ड्रग को कभी भी एस्थेमिक पेशेंट में यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके लिए फिर अदर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें मीटोप्रोलोल वगैरह की और एटिनोलोल की, ठीक है, ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या होते हैं, इनकी मॉलिक्यूलर शेप ऐसी होती है कि इनकी जो एफिनिटी होती है, बाइंडिंग एफिनिटी, यानी कि बाइंड होने के रिसेप्टर से, वो बीटा 1 रिसेप्टर से क्या होती है, बीटा 1 रिसेप्टर के लिए ज़्यादा होती है और बीटा 2 के लिए हम बोल सकते हैं बहुत ही कम होती है, ठीक है। यानी कि इनकी एफिनिटी 20 से 30 गुना बीटा 1 के लिए ज़्यादा होती है, बीटा 2 के लिए कम होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर आप क्या करें, अगर बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है, हार्ट पर होता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, लंग्स पर बीटा 2 होता है, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, सिर्फ हार्ट पर ही एक्शन लेना है ना, हार्ट पर ही काम करना है, बीटा ब्लॉकर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा हार्ट जो रेट है वो कम हो सके, ऐसा ही करते हैं ना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मीटोप्रोलोल या एटिनोलोल, इन दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अब इन दोनों में से चूज़ करेंगे, यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये दो ड्रग्स बेसिकली क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव है, कार्डियो सेलेक्टिव, ठीक है। इनको हम कार्डियो स्पेसिफिक नहीं कह सकते, कार्डियो स्पेसिफिक नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने डोज गलती से क्या कर लिया, ओवरडोज कर लिया, इन दो ड्रग्स को क्या कर लिया, ओवरडोज कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएंगी हमारे पास, ये भी बीटा 2 को ऑक्युपाई कर लेंगी। बीटा 1 को तो कर ही नहीं थी, बीटा 2 को भी साथ कर लेंगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये बात कि ये डोज पे डिपेंड करता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम प्रोप्रानोलोल को ही यूज़ कर रहे हैं, यानी इसी ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और मरीज़ जो है एस्टमिक नहीं है, तो क्या यूज़ करना सेफ है, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि जो नॉर्मल पेशेंट होता है, नॉर्मल इंसान है, ठीक है, उसकी जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, सांस की नालियाँ तंग होती है, वो इस हद तक नहीं होती कि मरीज़ को सांस ही नहीं ले सके, ठीक है। यानी कि वो तो एस्टमिक पेशेंट था, उसकी जो सांस की नालियाँ पहले से इन्फ्लेम थी, नॉर्मल इंसान में ऐसा नहीं होता, हल्का फुल्का असर होगा, वो पर्सन बर्दाश्त कर सकता है।